हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन फॉर यू, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ में जो आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी मैथ की पहली क्लास है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, हम वो भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद। तो आज हम जानेंगे बहुपद के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में कि बहुपद क्या होते हैं, और इसकी जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 या 2.2 वहाँ वो भी हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अंत तक देखिए इस वीडियो को। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। चलिए तो हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल या बहुपद। तो जो पॉलिनोमियल है इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। यदि हम इसका मतलब निकालें बहुपद से, तो जो बहुपद है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बहु और दूसरा पद। अब यहाँ बहु का मतलब सास बहू वाली बहु से नहीं है, यहाँ बहु का मतलब है बहुत सारे। क्या है? बहुत सारे। जैसे आपने पढ़े होंगे बचपन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो वहाँ बहुवचन का मतलब होता था बहुत सारी वस्तुएं। तो यहाँ भी बहु का मतलब है बहुत सारे। और पद का मतलब होता है इंग्लिश में टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। पद मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको 5x, तो यह क्या हुआ? यह हुआ एक पद, एक सिंगल टर्म। जैसे मैंने एक लिख दिया x², तो यह क्या हुआ? यह हुआ एक पद, एक सिंगल टर्म। तो आपने समझा कि पद क्या होते हैं। और बहुत का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे। अर्थात जब बहुत सारे पद, कितने सारे? बहुत सारे पद लिखे हों तो उसे हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। और तो बहुपद का हमारा एग्जाम्पल हुआ 5x² + 2x + 3। अब मैं आपसे कहूँगा कि इसमें कितने पद हैं, तो आप बता सकते हैं एक पद, दो पद, तीन पद। तो यहाँ पे कितने पद हैं? तीन पद। ये तो हुई समझने की दृष्टि से कि बहुपद होता क्या है। लेकिन बहुपद होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर कोई भी इक्वेशन उस कंडीशन को करती है फॉलो, तो वो कहलाता है आपका बहुपद। क्या कहलाता है? बहुपद। तो वो कंडीशन क्या क्या होती हैं वो हम अभी जानेंगे। बहुपद होने के लिए किसी भी इक्वेशंस को एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं। एक तो पहले उसके नाम से ही पता चलता है कि बहुपद यानी कि बहुत सारे टर्म होना चाहिए, बहुत सारे पद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि बहुपद की जो पावर होती है, जो घात होती है, जो या हम कहते हैं जो डिग्री होती है, क्या होती है? डिग्री, पावर या घात, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। और आपकी जो तीसरी कंडीशन है यहाँ पे बनती है, वो क्या होती है कि जो बहुपद है, बहुपद चर तथा अचर दोनों से मिलकर बनता है। चर तथा अचर। अब इंग्लिश वाले बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज कि भाई चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो जो चर होते हैं वेरिएबल, क्या होते हैं? वेरिएबल। और अचर क्या होते हैं? कांस्टेंट। आपने 9th में पढ़ा होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो जो इनको हम एक लाइन में समझ लेते हैं कि भाई तो कांस्टेंट वो होते हैं जिनका मान स्थिर होता है। कांस्टेंट वो होते हैं जिनका मान स्थिर होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 का मान क्या होगा, 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है ना? तो ये तो हुए हमारे कांस्टेंट। अब चर क्या होते हैं? चर वे होते हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता है, उनका मान हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हुआ आपका x, जैसे कि आपका हुआ y, जैसे कि आपका हुआ z। अब भाई x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। x का मान मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3, 4, 5, जितने भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। इनके मान जो है बदलते रहते हैं इक्वेशन के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है? तो ये तो हुए आपके चर और ये हुए आपके अचर। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप हमें बताएंगे। तो चलिए बताइए, क्या 5x² + 2x +
9। यह एक बहुपद है। तो सबसे पहले हम कंडीशंस देखेंगे कि क्या इसमें बहुत सारे पद हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सारे पद हैं। क्या इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में है? तो हाँ, इनकी पावर क्या है? पॉजिटिव में है। अब बहुपद चर तथा अचर से मिलकर बना हुआ है। तो जी हाँ, बहुपद में चर भी है और अचर भी है। तो ये हमारा क्या होगा? ये होगा बहुपद। अब दूसरा देखेंगे हम, क्या देखेंगे? दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछूंगा 6x² + 9x/y + z, क्या आपका ये बहुपद है? क्या आपका ये बहुपद है? फिर से हमें ये 3 कंडीशन यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। क्या इसमें बहुत सारे पद हैं? हाँ, इसमें बहुत सारे पद हैं। क्या यह चर और अचर से मिलकर बना है? तो हाँ, यह चर और अचर दोनों से मिलकर बना है। लेकिन जो इसकी दूसरी कंडीशन है कि पावर यानी कि घात क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव है, z की पावर भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे जो y की पावर है, ये जब y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी y की पावर -1। तो ये जो y की पावर है ये क्या है? नेगेटिव। तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। तो जब भी हम इसको अपॉन के रूप में लिखते हैं तो वो बहुपद नहीं होगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या यह बहुपद है? 6x × 5y² × 6z, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहली कंडीशन, इसमें बहुत सारे पद होने चाहिए, बहुत सारे पद। तो ये तो हमारा एक ही पद हुआ, क्योंकि यह सारे इंटू से जुड़े हुए हैं, ये सारे गुणा से जुड़े हुए हैं। तो आप याद रखेंगे, आप एक चीज याद रखेंगे कि जो बहुपद होंगे या जो बहुपद होंगे वो हमेशा प्लस और माइनस से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? प्लस और माइनस से, ना कि इंटू और डिवाइड से। ठीक है ना, ना कि इंटू और डिवाइड से। क्योंकि जब ये इंटू और डिवाइड से जुड़े होंगे तो उनको हम एक ही पद मानेंगे। क्या मानेंगे? एक ही पद। जैसे ये वाला टर्म्स आपका हुआ यहाँ पे 9x/y, तो ये क्या होगा? एक ही टर्म। तो आपने अभी समझा कि बहुपद होते क्या है। चलिए, तो हम जानते हैं बहुपद के बारे में और अधिक बातें। ठीक है ना। तो अब जो बहुपद है उसको हमने बांटा हुआ है। कई प्रकार के बहुपद होते हैं, इनको अलग अलग हमने विभाजित किया हुआ है। तो सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। तो हमने इन्हें सबसे पहले बांटा है पदों के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू टर्म्स। किसके? अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो ये कितने प्रकार के होते हैं पदों के आधार पर? ठीक है, तो ये कई प्रकार के, मतलब जैसे एक पदी, क्या? एक पदी बहुपद। इसके वर्ड से ही मतलब निकल के आता है कि जो एक पद के बहुपद होते हैं, जिनमें सिर्फ एक पद होता है, जिसमें सिर्फ एक पद होता है, जैसे कि 5x, 2x, 3x। अब आप कहेंगे कि भाई जो जिनमें एक पद होता है वह तो बहुपद नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है एक पदीय बहुपद। तो ये सिर्फ लिखा है एक पदीय बहुपद, ये सिर्फ लिखा है एक पदीय बहुपद। लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि क्या 5x एक बहुपद है, तो आपको कहना पड़ेगा कि 5x एक बहुपद नहीं है। सिर्फ इनको बांटने के लिए, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए ये यहाँ पे लिखा गया है एक पदीय बहुपद। सिंगल टर्म्स पॉलिनोमियल, सिंगल टर्म पॉलिनोमियल। इसके बाद आ जाता है आपका सिंपल सा द्विपदीय बहुपद। क्या आ जाता है? द्विपदीय बहुपद, जिसमें दो टर्म होते हैं, वो आपका हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। जैसे 5x + 3, 5x + 3, तो यह क्या हो गया? द्विपदीय बहुपद। जैसे आपका हो गया 3x + 2, यह क्या हो गया? द्विपदीय बहुपद। इसी प्रकार से आपका त्रिपदीय बहुपद होगा, जिसमें 3 टर्म्स होंगे और आपके जो आगे बढ़ जाएंगे बहुपद होंगे उसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। इसी आधार पे हम इनको बांटते हैं पदों के आधार पर। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो एक आधार पर और किया जाता है, उनको हम कहते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर।
ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो घातों के आधार पर एक इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, इसी को हम कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ठीक है ना। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे, इंग्लिश में हम एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद को बोलेंगे हम लीनियर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि 5x + 9, 5x + 9। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 2x - 3, 2x - 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो उच्च घात आपकी होगी, क्या होगी? इस बहुपद की जो उच्च घात होगी वो क्या होगी? वो होगी एक घात। क्या होगी? एक घात। इसी को हम कहते हैं क्या? रेखीय बहुपद या एक घातीय बहुपद, ठीक है। अगर इनके हम ज्यामितीय निरूपण को देखेंगे कि इसे रेखिक बहुपद क्यों कहा गया है, इसे रेखिक बहुपद क्यों कहा गया है, ये तो समझ में आया कि एक घातीय बहुपद क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो सिर्फ एक ही है इस वाले इक्वेशंस में। लेकिन इनको रेखिक क्यों कहा गया है, तो हम समझेंगे कि इसको रेखिक बहुपद क्यों कहते हैं, रेखिक बहुपद क्यों कहते हैं। तो हम इसके लेते हैं एक एग्जाम्पल को। यदि हम कोई भी इक्वेशन आपकी लेते हैं या मान लेते हैं y बराबर 2x + 3 या 2x - 3, ये वाली इक्वेशंस हम जो है ले लेते हैं। अब इसमें हम इसको डिनोट करेंगे निर्देशांक तल पर या कार्तीय तल पर। किस पर? कार्तीय तल पर, ठीक है। तो आपको पता होगा ये आपकी x अक्ष होगी, ये आपकी x डैश होगी, ये आपकी y और नीचे y डैश। यहाँ पे नेगेटिव टर्म लिए जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म। आप पढ़ के आए होंगे 9th में। चलिए तो हम इनके जो है मान निकालते हैं। क्या करते हैं? मान निकालते हैं। हम थोड़ा सा इसमें करने वाले हैं परिवर्तन इस इक्वेशंस में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको हम लेते हैं 4। क्या लेते हैं? 4। यदि हम यहाँ पे x और y, x का मान रखते हैं 0, तो y का मान आपका आएगा -4। क्या आएगा? -4। लेकिन यदि हम लेते हैं x का मान 2, तो y का मान क्या आएगा? 0। y का मान क्या आएगा? 0। अब हम इसको इस पर करते हैं डिनोट। क्या करते हैं? डिनोट। तो पहले जो आपके दो बिंदु प्राप्त हुए आपको 0, -4, तो 0, -4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे, यानी कि x डैश पे हम गए 0 और लेकिन y डैश पे गए 4। 1 2 3 4, ये आपका हो गया 0, -4। और दूसरे जो आपके बिंदु निकल के आए हैं वो हैं 2, 0, यानी कि y अक्ष पे तो गए हम 0, लेकिन x अक्ष पे गए हैं 2 स्टेप, 1 और 2। यहाँ पे आएगा आपका 0, 2, 0। जब हम इसके बीच इस लाइन को खींचेंगे, इन दो बिंदुओं के बीच जब हम लाइन को खींचेंगे तो हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो हमें हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद। इसी कारण हम इसे रेखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा इस बहुपद को सॉल्व करने पर एक सीधी रेखा मिलती है, एक सीधी रेखा बनती है, ठीक है। तो ये हुई थोड़ी सी जानकारी एक घातीय बहुपद के बारे में। अब हम जानते हैं कि द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। द्विघातीय बहुपद, ठीक है। अब द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं? वेरी सिंपल, जिस इक्वेशंस की उच्च घात, ठीक है ना, जिस बहुपद की उच्च घात 2 होती है उसे हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद। जैसे आप देखेंगे x² + 3x + 4, ये हुआ आपका एक एग्जाम्पल। तो इसमें उच्च घात कितनी है x की? वो है 2। कितनी है? 2। तो यह हुआ हमारा द्विघातीय बहुपद। इसी प्रकार से आपके बढ़ते जाएंगे। मैं कहूँगा त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घात भाई, ठीक है, चतुर्थ घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या? त्रिघातीय बहुपद अब हम
समझते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद जिसमें 3 घात होती हैं, वेरी सिंपल, x³ + 4x² + x + 9। इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन जिनमें उच्च घात उसकी 3 होती है उसे हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। ये तो हुए हमारे बहुपद कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार किस प्रकार से लिखे जाते हैं। इन्हें हम पदों के आधार पर बांटते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय, बहुपदीय, ठीक है। इसी प्रकार हमने घात के आधार पर बांटते हैं, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब इसके बाद हम बहुपद के बारे में और अधिक बातें जानेंगे। तो बहुपद के बारे में आगे चर्चा करने से पहले आप हमें एक बात बताइए, यदि मैं एक बहुपद लिखता हूँ 5x - 10, 5x - 10, तो इस बहुपद में का मान, इस बहुपद का मान हमको निकालना है क्या, 0। इसको हमने रखा है 0 के बराबर। तो हम x का मान क्या रखेंगे कि यह बहुपद हमारा 0 हो जाए, यह बहुपद हमारा 0 हो जाए। तो इस x का मान हम रखेंगे 2। क्या रखेंगे, इस x का मान हम रखेंगे 2। अब चलिए रख के देख लेते हैं। तो 5 × 2 - 10 = 5 × 2 10 - 10 = 0। तो यहाँ पे x का मान 2 रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी, यहाँ से हमने एक बात सीखी, यहाँ से हमने क्या सीखा कि x = 2 पर यह बहुपद हो जाता है 0। तो इस 2 को हम क्या कहते हैं, इस 2 को कहते हैं हम इस बहुपद का शून्यक। क्या कहते हैं, इस बहुपद का शून्यक। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इसका 0। क्या बोलेंगे, 0। या इसके बाद हम इसको बोलेंगे इसका रूट। क्या बोलेंगे, रूट। ये सारी एक ही चीज़ें हैं, या चाहे आप शून्यक कह दीजिए, चाहे 0 कह दीजिए, चाहे रूट कह दीजिए, ठीक है। रूट को हम हिंदी में कहते हैं मूल। क्या कहते हैं, मूल। तो आपको पता चला कि शून्यक क्या होते हैं, 0 क्या होते हैं और इसके रूट क्या होते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं कि जिस मान पर बहुपद 0 हो जाता है उसी मान को उस बहुपद का शून्यक, जीरोस या रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक, जीरोस या रूट कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। अब जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ एक इक्वेशंस कि x² + 4x - 4, ठीक है ना। x² - 4x + 4, ठीक है ना। अब इसके हमें निकालने हैं क्या, जीरोस। इसके क्या निकालने हैं हमें, जीरोस। तो इसके जीरोस निकालना बहुत सिंपल होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। आप बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है। सबसे पहले इस 4 का जो गुणा है हम करेंगे x² के कोफिशिएंट से। किसके साथ करेंगे, x² के गुणांक से। जब इस 4 का गुणा हम इससे करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 4। क्या निकल के आया, हमारा निकल के आया 4। अब हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले टर्म का कोफिशिएंट हमें प्राप्त हो और गुणा करने पर 4 प्राप्त हो, ठीक है ना। तो ऐसे 2 हमें पॉइंट निकालने हैं। तो 4 के फैक्टर हो सकते हैं नॉर्मली 4 और 1, या फिर 2,2 या 2,2। लेकिन यदि हम 4 में से 1 घटाते हैं तो होता है 3, 4 में 1 जोड़ते हैं तो होता है 5। इससे तो हमारी बात नहीं बनी। लेकिन दूसरे फैक्टर जो है 2,2, इससे हमारी बात बन गई, क्योंकि 2 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 4x। तो इस प्रकार से हम इसे लिख लेते हैं तोड़ के कि x² इस 4x को लिखेंगे 2 के हिसाब से -2x + 4, -2x + 4। अब आप देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका x। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x - 2। यहाँ से क्या कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ नहीं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2। क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी बचा x। अब देखिए यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर वाली संख्या भी हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे बचेगा 2। अब इन 2 टर्म्स में भी कॉमन हमें मिल रहा है x - 2, तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे, x - 2 और x - 2। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं।
अब आपको पता होगा कि ये जो बहुपद है इनको हम शून्य के बराबर लिख सकते हैं, तभी तो यह x के मान निकलेंगे। तो यदि हम x - 2 बराबर 0 रखेंगे तो x के मान निकल के आएगा 2, फिर इस वाले टर्म्स को 0 करेंगे तो x - 2 बराबर रखते हैं 0 तो x बराबर निकल के आएगा 2। तो इस वाले बहुपद के जो शून्य हुए वो क्या हुए 2,2। अब जो आपकी प्रश्नावली एक दी गई है 2.1, बहुपद की जो पहली प्रश्नावली है 2.1, उसमें हमें करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, उसमें हम करने पड़ते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमको पता होना चाहिए कि किस वाले इक्वेशंस में, किस वाले समीकरण में जो है आपके जीरोस वो किस प्रकार से निकलेंगे या जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं। जैसे कि हम बात करें एक घातीय बहुपद की, ठीक है, किसकी, एक घातीय बहुपद की। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 5x + 3, क्या लिखते हैं 5x + 3। तो यहाँ पे सॉरी 5x प्लस नहीं, आप लिखिए 5x - 15, 5x - 15। तो यहाँ पे x कितनी वैल्यू निकलेंगी, x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, या इसकी जो आकृति बनेगी जो कार्तीय तल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन पर इसकी जो आकृति बनेगी एक घातीय बहुपद की, तो वो रेखा के रूप में बनेगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसके हमेशा एक ही हल निकलेगा। कितने हल निकलेंगे, एक ही हल। अब हमें ये कैसे पता चला कि इसका एक ही हल निकलेगा, तो देखिए दोस्तों, किसी भी बहुपद के जो हल होते हैं वो हल कितने होते हैं हमें कैसे पता चलेगा। यदि उस बहुपद का कर्व या उसकी आकृति x अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने उसके क्या होंगे, हल होंगे। तो इस रेखीय बहुपद की ये वाली लाइन हमेशा x अक्ष को कितनी बार काटेगी, एक ही बार काटेगी। तो उसका हल क्या होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। कितने होंगे, सिर्फ एक ही हल होंगे। अब आप इस लाइन को कैसे भी खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे, हमेशा ये x अक्ष को क्या है, एक ही बार काटेगी। कितनी बार काटेगी, एक ही बार काटेगी। अब बात करते हैं हम द्विघातीय बहुपद की। किसकी बात करते हैं, द्विघातीय बहुपद की। जैसे अभी हमने निकाला x² - 4x + 4, तो इसके दो मान निकल के आए, x = 2,2। कितने मान, 2 मान। तो जो द्विघातीय बहुपद होता है उसकी जो आकृति बनती है वो हमेशा बनती है पैराबोला, एक परवलय के जैसी, कुछ इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से, या आप कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, या इस तरीके से, ठीक है ना, या इस तरीके से। तो इसके कितने मान, अधिकतम कितने मान हो सकते हैं, इसके अधिकतम 2 मान हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं, अधिकतम इस वाले के इक्वेशंस के या इस वाले बहुपद के 2 मान हो सकते हैं। लेकिन इसके जो द्विघात बहुपद निकलेगा, ठीक है ना, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, द्विघातीय समीकरण, तो इसके कितने मान निकलेंगे, 2 मान। कितने मान निकलेंगे, 2 मान। अधिकतम इसके 2 मान निकलेंगे। एक बात हम याद रखेंगे, इसके अधिकतम 2 मान निकलेंगे। इसका 1 मान भी निकल सकता है, इसके 0 मान भी निकल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक तल खींचा और मैं यहाँ पे पैराबोला जो है ड्रॉ कर दूंगा, तो क्या आप बताएंगे ये पैराबोला x अक्ष को काट रहा है, तो ये x अक्ष को नहीं काट रहा है। जब यह x अक्ष को नहीं काटेगा तो इसके मान कितने होंगे, 0। यदि मैं कुछ इस तरीके से बना दूं पैराबोला, इस तरीके से बिल्कुल माइनस ये इसने यहीं पे x अक्ष को काटा, ठीक है ना, x अक्ष को काटा, जैसे कि ये बना दिया, जैसे ये बना दिया, ठीक है। तो इसने x अक्ष को कितनी बार काटा, सिर्फ एक बार काटा। कितनी बार काटा, एक बार। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसके कितने शून्य निकलेंगे, कितने जीरोज निकलेंगे, वो एक ही इसका शून्य, इसके मूल या इसके रूट निकलेंगे। ये तो बात हुई द्विघात समीकरण की। इसी प्रकार से त्रिघात समीकरण होता है, कितना, त्रिघात समीकरण। यह इसका जो कर्व होता है वो x अक्ष को कितनी बार काटता है, 3 बार काटेगा। कितनी बार काटेगा, 3 बार काटेगा। इस तरीके से इसने कितने बार काटा, 1 2 3, कितने बार काटा, 1 2 3 बार। तो इसके जो अधिकतम मान होंगे वो क्या निकलेंगे, वो निकलेंगे 3। इसके 3 निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं, 1 निकल सकता है और
जीरो भी निकल सकते हैं। इस समीकरण का कोई हल भी नहीं हो सकता। ये तो हमारी बात हुई कि इसके जो शून्यक होते हैं उनका निर्देशांक रूप में किस तरीके से हम इनको लिखते हैं, उनके कितने शून्यक निकल के आते हैं। तो यहाँ से हमने एक सिंपल सी चीज़ सीखी। वो सिंपल सी चीज़ क्या है कि जिस बहुपद की उच्चतम घात जितनी होती है, ठीक है ना, किसी बहुपद की जितनी उसकी उच्चतम घात होती है या उच्चतम डिग्री होती है, वही उसके क्या होते हैं, उतने ही उसके हल हो सकते हैं, उतने ही उसके अधिकतम हल हो सकते हैं। जैसे 5x⁴ + 9x³ - 2, ठीक है। तो इसके कितने हल हो सकते हैं? इसके अधिकतम 4 हल हो सकते हैं। इसके 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 0, लेकिन 4 से अधिक नहीं हो सकते। इसके हल 4 से अधिक नहीं हो सकते। जैसे हम बात करें यहाँ पे 5x² - 9x + 2, तो इसके अधिकतम कितने हल हो सकते हैं? इसके अधिकतम 2 हल हो सकते हैं, क्योंकि इस टर्म को हम बोलेंगे, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब इसकी उच्चतम घात 2 है तो इसके 2 ही मान निकलेंगे। इसी प्रकार से त्रिघातीय होता तो इसके 3 अधिकतम मान निकल सकते हैं और या इससे कम निकल सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं निकल सकते। अब हमने, ठीक है ना, तो अब हमने बहुपद के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले ली है। अब आप अपनी NCERT की बुक की प्रश्नावली 2.1 खोलेंगे। कौन सी खोलेंगे? ठीक है, प्रश्नावली या एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें सिर्फ एक ही सवाल है। कितने सवाल है? सिर्फ एक ही सवाल है, और आप देख के आंसर बता देंगे अगर आपने अभी तक की क्लास को बहुत अच्छे से समझा है। अब मैं 1 मिनट में लाता हूं किताब और लगाते हैं इनके हल। तो आपको जो है NCERT की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पे ऊपर दिख जाएंगे, तो आप उसमें देख लीजिए। अगर यदि आपके पास बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे कुछ इस तरीके से कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। ये हुआ आपका x, जे x', ए y एंड ए y', लेकिन जो रेखा है वो इसके समांतर है। रेखा है इसके समांतर है। जब ये इसके समांतर है, x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है, तो इसके जो शून्यक निकलेंगे अधिकतम वो कितने निकलेंगे? 0। मतलब इसके कोई भी हल नहीं होंगे। जैसे हमने पढ़ा है रेखिक बहुपद, क्या पढ़े हैं? रेखिक बहुपद। तो इसमें हम एक बात जो है ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे कि यदि कोई लाइन x अक्ष के समांतर है या x अक्ष को एक भी बार नहीं काटेगी, एक सीधी रेखा, तो उसके जो हल होंगे वो कितने होंगे? 0, यानी कि 0, यानी कि उसका कोई भी हल नहीं होगा, उसके कोई भी हल नहीं होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप इसमें देखिए कि यह x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो यह x अक्ष को काट रहा है एक बार। कितनी बार काट रहा है? एक बार, ठीक है ना। ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? सिर्फ एक बार। तो इसके जो हल निकलेंगे या जो शून्यक निकलेंगे या मूल निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? वो निकलेंगे सिर्फ 1। कितने निकलेंगे? 1। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन है, उसमें जो x अक्ष को जो आपके कर्व काट रहा है वो 1, 2 और 3 बार काट रहा है। तो इसके जो हल निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? वो निकलेंगे 3। कितने निकलेंगे? 3। यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ। पहले का निकलेगा कोई नहीं, ठीक है। दूसरे के निकलेंगे आपके 1 शून्यक। तीसरा जो क्वेश्चन है उसके निकलेंगे 3 शून्यक। कितने निकलेंगे? 3। जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है उसमें कर्व ने कितनी बार काटा है? x एक्सिस को 2 बार काटा है, तो उसके निकलेंगे 2। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है उसमें कर्व को काटा है 1, 2, 3, 4, तो उसका जो हल निकलेगा वो निकलेगा 4। और इसके बाद आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन आता है उसमें हम देखेंगे कर्व को कितनी बार काटा गया है। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि मैंने 4 के आंसर आपको बता दिए हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो प्रश्नावली 2.1 होती है वो यहाँ पे हो जाती है ख़त्म। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 2.2। कौन सी एक्सरसाइज? 2.2। तो इसके बारे में हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट
और जानने पड़ेंगे, तो इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़े से कॉन्सेप्ट और जानने पड़ेंगे, तो हमारा वीडियो हो रहा है बहुत लंबा। तो इस 2.2 को हम स्टार्ट करने वाले हैं अगली क्लास में। कौन सी क्लास में? अगली क्लास में। तो आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अभी जाके कीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, ठीक है। अगर आपने हमारे इस वीडियो को पसंद किया है तो आप करिए लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो एक बहुत ही अच्छी स्टडी अपनी इस चैनल के माध्यम से कर सकें और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। हाँ, और हाँ, सबसे ज़रूरी काम, आप अभी जाके टेलीग्राम चैनल को कर लीजिए ज्वाइन। किसको ज्वाइन कर लीजिए? टेलीग्राम चैनल को। ये टेलीग्राम पर आपको इसी नाम से मिलेगा, ट्रू एजुकेशन फॉर यू। किस नाम से? ट्रू एजुकेशन फॉर यू, ठीक है। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन टेलीग्राम को जरूर से जरूर कर लीजिए ज्वाइन, क्योंकि अब आपके इस क्लास के नोट्स और आगे आने वाली क्लास के नोट्स आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए हो जाती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए ख़त्म करते हैं हम अपनी आज की क्लास, और अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी प्रश्नावली 2.2। तो हम उस वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 2.2 को। तो तब तक आप वेट कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।